शुक्रिया शुक्रिया चित्रा, आपका। देश का मूड क्या कहता है? मैं हूं इस वक्त देश की सियासी राजधानी दिल्ली में। दरअसल हर तरफ से खबर जो आ रही है वो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है, मगर हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक वक्त एक बहुत अहम फैक्टर हुआ करता था जिसे हम टीना फैक्टर कहते थे, जिसका मतलब था कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है। सच तो यह है कि अच्छे दिन मगर शर्तों के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यह है अच्छे दिनों की हकीकत। मगर सच यह भी है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि वो चुनौती नहीं दे पा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को। हम चर्चा करेंगे, लोगों के तीखे सवाल होंगे। सबसे पहले मैं अपने शानदार पैनलिस्ट से आपका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी, स्वागत किया जाए उनका। जयवीर शेरगिल कांग्रेस की तरफ से स्वागत किया जाए जयवीर शेरगिल का भी, और साथ ही दिल्ली की जनता अपने लिए और जोरदार ताली देके। चलिए, खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए, सिर्फ खुशी नहीं है, जब हमारी ये सरकार बनी है ना, तो सिर्फ सरकार ही नहीं बदली है, सोच और व्यवस्था बदलने के लिए सरकार आई थी। देखिए अभिसार जी, एक होता है कि समतल धरती के ऊपर आपको इमारत खड़ी करनी है, और एक है कि 60 फीट का गड्ढा मिला है, पहले उसे भरना है और फिर इमारत खड़ी करनी है। इसलिए मैं सिर्फ एक वाक्य के साथ कहूंगा कि जब अटल जी की सरकार थी तो विकास की दर 8.4% थी। जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी तो 4% पे आ गई थी। अब मोदी जी की सरकार फिर उसे 7.6% तक लाने में सफल हुई। चलिए, ये तमाम चीजों में हम चर्चा करेंगे। जयवीर शेरगिल, इससे पहले कि आज का हम बड़ा सवाल लें, वापस स्टूडियो का रुख करें, आपके लिए चिंता की बात नहीं कि विपक्ष कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है प्रधानमंत्री को? विपक्ष चुनौती देगा, दे रहा है, और 2019 में इन्होंने आंकड़े गिनाए, आंकड़े बाद की बात है, पर सच्चाई यह है कि मोदी सरकार का 3 साल का रिपोर्ट कार्ड लाल लकीरों से भरा हुआ है। अच्छे दिन केवल 3 लोगों के आए हैं, केवल गौरक्षक, अलगाववादी और आतंकवादियों के। आम आदमी को आज अच्छे दिन शब्द से डर लगना शुरू हो गया है। तो ये सच्चाई है, और ये भी है कि कहां तो तय हुआ था चिराग हर एक घर के लिए, और कहां मयस्सर नहीं रोशनी पूरे शहर के लिए। इन तमाम मुद्दों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर इस सर्वे का बड़ा सवाल क्या है, सीधे रुख करना चाहेंगे हम नोएडा स्टूडियो का चित्रा के पास। बिल्कुल, और सीधा सा सवाल जो लोगों के बीच जाकर अभिसार हमने ये पूछा था कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर पसंदीदा उम्मीदवार आपके कौन है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आंकड़ों के जरिए अगर वो तस्वीर हम सामने रखें, क्योंकि मोदी की लहर बरकरार है, इस लिहाज से ये देखिए, पीएम की पसंद कौन? नरेंद्र मोदी को 44% लोग पसंद कर रहे हैं। 44% का आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। राहुल गांधी बहुत ज्यादा पीछे 9% पर, नीतीश कुमार 2% और ममता बनर्जी 1% पर। यानी कि नरेंद्र मोदी के आसपास अगर इन तीनों ही चेहरों को मिला दें उनके आंकड़ों को, तो भी कोई टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर हम बात करें 44% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी को 9% लोग पसंद कर रहे हैं, सोनिया गांधी को 3%, 2% मनमोहन सिंह को, और यूपीए के इन 3 बड़े नेताओं के आंकड़ों को भी अगर हम जोड़ लें तो भी नरेंद्र मोदी के आसपास पहुंचता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और 44% आंकड़ों को मिलाकर नरेंद्र मोदी इस वक्त भी देश की जनता की पहली पसंद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, दावेदार या प्रधानमंत्री के रूप में बने हुए हैं। अभिसार, जयवीर शेरगिल, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अगर माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इस देश की समस्या हल कर पाती तो मैं चाहता यह आंकड़ा 100% भी हो जाता। आज माननीय प्रधानमंत्री के 3 वादे थे, युवा, सेना जवान, किसान, इन तीनों ने अच्छे दिन तो क्या देखे, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आज रोजगार से ज्यादा बेरोजगारी दी है। ठीक है, किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका आंकड़ा 40% हो गया है जो आत्महत्या कर रहा है। पठानकोट रैली पे डंके की चोट पे कहा गया था कि लागत पे 50% ऐड करके प्रॉफिट एमएसपी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, वो तो ऐसे ही कह दिया। आखिरी, सेना जवान, आज हमें चूड़ियां पहनाने वाले, पाकिस्तान को आंख दिखाने वाले खुद चूड़ियों की दुकान पहने बैठे हैं। ठीक है कि ये है मोदी की 44% लोकप्रियता, चाहे 100 हो जाए चाहे 1 हो जाए, ये देश हम एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। हम एक एक मुद्दे पर सुधांशु जी, हमारे जो सर्वे में ये पता चला है कि 63% लोग मानते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं।
मगर क्या आप जानते हैं कि उन 63% में से 57% का यह मानना है कि पिछले 3 सालों में नौकरियां कम हुई हैं। उसमें से 69% लोगों का मानना है कि इस वक्त बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 करोड़ जॉब्स की बात की थी, आज इतनी दयनीय हालत हो गई है कि 2015 में 1.55 लाख जॉब्स, 2016 में 2.3 लाख जॉब्स। तो यह हकीकत है। देखिए अभिसार जी, पहली बात तो मैं कहूंगा कि ये जॉब को लेकर जो भी आंकड़े हैं, इनका अधिकृत सोर्स क्या है। दूसरी बात, मैंने कहा ना, हमारी सरकार सिर्फ सरकार नहीं, सोच बदलने के लिए आई थी। नौकरी सिर्फ जॉब नहीं है, आपकी आजीविका, आपका अध्यवसाय भी है। और वो मैं उदाहरण के साथ बोलता हूं कि मुद्रा योजना के अंतर्गत, जिसमें सिर्फ 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन था, उससे ऊपर का था ही नहीं, यानी छोटा जो व्यक्ति काम कर रहा है, 7 करोड़ 75 लाख लोगों ने 12 मई तक उसमें लोन लिया है। इसका अर्थ हम ये माने, यदि 7 करोड़ 75 लाख में से मान लीजिए 60% ने भी एक नया जॉब क्रिएट किया होगा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 5 करोड़ जॉब या तो क्रिएट हुए या क्रिएट होने की स्थिति में है। नहीं, सोच में बदलाव का अर्थ यह है। जी, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। एक शख्स जिसने 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था, आज अगर आप ये तर्क दे रहे हैं, और सबसे दुखद बात यह कि आईटी सेक्टर में हाहाकार मचा हुआ है। खुद नेस्कॉम की रिपोर्ट कह रही है, मैकिन्जी की रिपोर्ट कह रही है, नेस्कॉम अपनी इस रिपोर्ट का खंडन कर चुका है। नेस्कॉम अपनी इस रिपोर्ट का खंडन कर चुका है। और आईटी के क्षेत्र में जो स्थितियां हुई हैं, आप यह भी ध्यान रखिए कि जब हमारी सरकार आई, आप मोबाइल आप सब लोग यूज करते हैं ना, मोबाइल बनाने वाली एक भी कंपनी भारत में फैक्ट्री नहीं थी। ठीक है, इस समय 72 फैक्ट्रीज हैं, जिसमें 42 मोबाइल बना रही हैं और 30 जो है वो एक्सेसरीज बना रही हैं। परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन आया है। और एक चीज और कहना चाहूंगा भाई, एक बात, आप इस मूड को मत मानिए कांग्रेस के लिए। जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसको भी मत मानिए। जो उसके बाद उपचुनाव हुए हैं, चाहे किसी राज्य में हुए हो, असम से लेके चंडीगढ़ और मुंबई से लेके सब जगह, वो भी आप मत मानिए। तो भाई ये तो आपकी दृष्टि है कि आप हकीकत को देखना ही नहीं चाहते। तो जिसे कहते हैं ना, समझ समझ के समझाओ उसको जिसको समझ है, नहीं, जो समझ के बिना समझे समझो ना समझ है। कि जयवीर शेरगिल विपक्ष की इतनी विश्वसनीयता कम है कि अच्छे दिन ना आने के बावजूद वो आप पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास इस शख्स के ऊपर है। पहले अभिसार जी, आपके सोर्स पे प्रश्न उठाया सुधांशु जी ने। सोर्स बता देता हूं, ये लेबर ब्यूरो का है। जो कहता है सन 2011 से देखे, अगर उससे देखा जाए, 25% गिरावट है जॉब जनरेशन में। दूसरा, आप नेस्कॉम की रिपोर्ट की बात करते हैं, वो रिपोर्ट खंडित नहीं हुई है, जो कहता है अगले 1 वर्ष में 70% युवा जो आज टेक जॉब्स कर रहे हैं, उनको नौकरी से निकालना पड़ेगा। आप नौकरी पैदा करने की बात कर रहे हैं। आज उत्तरी भारत में जो 25,000 फैक्ट्रियां, दिल्ली से लेकर अगर आप अमृतसर चले, बंद हो गई। आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर लीजिए, आज किसान अपनी मंडी में -18% पे सामान बेच रहा है। नहीं, मैं किसानों की बात में बात करूंगा। अब युवा की नौकरी की बात करूंगा। अब आईटी सेक्टर में आईआईटी 66% ड्रॉप है हायरिंग में। आज आईआईटी में यह हाल है, तो बाकी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में क्या हाल होगा? सुधांशु त्रिवेदी, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि आप लेबर ब्यूरो के ही आंकड़े को खारिज कर रहे हैं। एक और आंकड़ा है, आप नेस्कॉम की बात कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, जो आपके हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो मैकिन्जी की रिपोर्ट आई है, मैं इसकी हकीकत में जाऊंगा, ये सही नहीं है, इसका मैं खंडन करूंगा, एक्सपोज करूंगा। यही रविशंकर प्रसाद नेस्कॉम को ही आधार बना के राज्यसभा में बयान देते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिसर्च फ्रॉम WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म, अगले 3 सालों तक आईटी सेक्टर में जॉब्स नहीं जाएंगे। और यहां वो नेस्कॉम की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। यानी कि मैं एक बात कहूंगा, आपके सुविधावादी हिसाब है। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे एक बात कहूंगा भाई, नेस्कॉम और मैकेंजी की रिपोर्ट क्या है, उन तकनीकी पक्षों के ऊपर जाएंगे तो वो एक अलग प्रकार का डिस्कशन होगा। अगर ये सब कुछ सही है, मैं मान लेता हूं इनके आरोप, तो भाई आपके सर्वे वाले लोग जो 63% लोग कह रहे हैं, यानी तकरीबन 2/3 लोग मान रहे हैं कि बदलाव आ गया, वो क्या गलत है? क्या कह रहे हैं जॉब्स नहीं है? नहीं साहब, हम एक बात भाई, वो ये भी कह रहे हैं जॉब्स नहीं है। अब मैं फिर कह रहा हूं, अगर जॉब नहीं है तो देश जहां 60% युवा है, उसमें 63% लोग कैसे मान सकते थे? मैंने आपसे कहा ना, नया व्यवसाय क्रिएट होना अलग चीज है, नौकरी अलग चीज, व्यवसाय मिला है लोगों को। अन्यथा ये जो 7.25 करोड़ लोन लिए गए हैं, इनमें से नए व्यवसाय सृजित हुए, पर वो ऐसे छोटे हैं जैसे कोई चना मुरमुरा लगाने वाला है।
जयवीर उसने शेरगिल, पैसा लिया और अपना मोदी काम कर सरकार रहा है। सोच बदल रही है और इसका क्रेडिट आपको इन्हें देना चाहिए। सोच तो बदल रही है और इनकी बदल रही है। आज महिला सुरक्षा से ज्यादा गौ सुरक्षा पे अहमियत है, ये सोच बदल रही है। और हर चीज आंकड़े और वोट के तराजू में नहीं तोली जाती। मोदी जी की लोकप्रियता 2014 में सबसे ज्यादा थी। 31% जनता ने सिर्फ मत दिया था। 70% जनता ऐसी है जिसने मोदी सरकार को मत नहीं दिया। और आप कहेंगे जो उन 37% की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, हम उस पर बुलडोजर चला देंगे। मैं पूछता हूं इनसे, गौ रक्षा का मामला, वो सैनिक के पीड़ित परिवार, 200 सैनिक पिछले साल शहीद हुए हैं, यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। राजनाथ सिंह जी ने पानाजी 10 सितंबर 2015 में खुद बोला है 135% घुसपैठ बढ़ गई है इस देश में। तो मैं कहता हूं जो मोदी सरकार 56 इंच का सीना दिखा के, इन युवाओं को सपने दिखा के रैली में क्या बोला था, 50 साल के लोगों की जीवन में मैं इतना परिवर्तन नहीं ला पाऊंगा, पर इन युवाओं का जीवन बदल दूंगा। अरे भाई, रोजगार से ज्यादा आपने तोहफे में बेरोजगारी दे रही। आज डिग्रियां क्या नौकरियों में तब्दील हो रही है। स्किल इंडिया जो युवाओं पे 2100 करोड़ का बजट एलोकेट किया था, मैं मुबारकबाद देता हूं। इस्तेमाल कितना हुआ? 850 करोड़। जवाब ये इनका आंकड़ा है। सुधांशु, कथनी और करनी में फर्क, बुनियादी मुद्दा ये है यहां पे। अगर आप कथनी और करनी की बात, इन्होंने पहला विषय सेना से शुरू किया था। ठीक, हमारी सरकार ने पहली बार 1971 के बाद सेना पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की और उसे कहा भी कि हमने किया है। आपकी सरकार की बात करते हैं। बताइए, 65 जीता, 71 जीता, और क्या हुआ? ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और हम जीतने के बाद बाजी हारते रहे। और वो लोग आके आज हम लोगों को इस बात की शिक्षा दे रहे हैं सेना के ऊपर। याद करिए, पिछली सरकार की बात करता हूं, नरसिम्हा राव की सरकार पोखरण विस्फोट करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, अटल जी की सरकार ने किया था। तो जब जब भाजपा आती है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और इसके ऊपर हम दृढ़ता के साथ चलते हैं। जयवीर शेरगिल, पहले तो सुधांशु जी, भाजपा और कांग्रेस से हटके बात करनी चाहिए। ये सेना पे इतना आरोप मत लगाइए कि उरी से पहले आज तक अभी सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं हुई थी। सबसे पहले एक मिनट। दूसरा, आप कहते हैं हमारी सरकार से तुलना, सरदार मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं गए। आपके नेता पाकिस्तान डे पे यहां पकवान खाते हैं और नरेंद्र मोदी वहां शीरमल खाते हैं जब कर्नल महादित की चिता जल रही होती है। कहां आईएसआई को कहां की बात कर रहे हैं मोदी जी? एक मिनट। आईएसआई पंजाब से हूं, आतंकवाद का सबसे बुरा दौर देखा है मैंने, मेरे कई परिवारों की सदस्यों की भी जान गई है। जो आईएसआई हमारे सैनिकों का लाल लहू बहताते हैं, उनको लाल कालीन बिछा के आपने पाकिस्तान से बुला लिया। चलिए, आपके सदस्य आईएसआई के लिए जासूसी करना। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने सेना के अपमान की बात कही तो सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी, सरकार ने नहीं। अगर आप उसको डिनाई कर रहे हैं तो सेना का अपमान आप कर रहे हैं। देखिए, मैं सर्जिकल स्ट्राइक पे बहस नहीं करना चाहता हूं। मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं। एक बात की कहना चाहूंगा। अपनी बात उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं गए थे, सरकार रहते नहीं गए। आपकी तो सरकार हटने के बाद पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर ना सिर्फ पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में जाके कहा मोदी को हटाओ तब ठीक होगा। ठीक है, और एक मिनट सुधांशु जी, सीधा सवाल है। सर्जिकल स्ट्राइक वाले साल में 66 भारतीय सैनिक मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐतिहासिक तौर पर एलओसी से जुड़े परिवार मारे जा रहे थे, 4 सदस्य एक फैमिली के। इसके अलावा 2014 में कुल 161 सैनिकों की मौत, 2015 में 155, 2016 में 180 और अभी तक यानी कि 2017 के इन 4 से 5 महीनों में 89 सैनिकों की मौत। यह अपने आप में एक ऑल टाइम हाई है। आतंकवादियों की मौत का आंकड़ा भी पढ़ दीजिए। नहीं, वो है, मगर सवाल यह कि मेरा सैनिक क्यों मारा जा रहा है? आपकी ऐसी क्या पॉलिसी है जिसके चलते मेरे सैनिक की बीवी विधवा हो रही है, उसके मां के आंखों में आंसू है? आपकी ऐसी क्या नीति है सुधांशु जी? सैनिकों के मारे जाने पर हमें पूरी संवेदना और दुख है, मगर माफ कीजिएगा, हमारी सरकार में यह नहीं होता कि दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 100 जवान मारे जाएं और जेएनयू में उसकी खुशियां मनाई जाएं और इनकी सरकार चुप बैठी रहे। सर, जो लोग दंतेवाड़ा में मारे जा रहे हैं उन पर अंकुश लगाना भी सरकार का कर्तव्य है। 2 तरीके में जो कर रहे हैं वो लोग उस पर अंकुश नहीं लगाएंगे। पॉलिटिकल अंकुश आपको लगाना है सर, अंकुश आपको लगाना है। मेरे सैनिकों की जान जा रही है, अंकुश आपको लगाना है। फिर मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हम अपनी तरफ से पूरा अंकुश लगा रहे हैं, पर हमारी सरकार में माफ कीजिएगा यह भी नहीं हो रहा है कि इसी संसद भवन पे अटैक हुआ था, जिन शहीदों के लोग मारे गए, किसकी सरकार थी?
हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं ना। हाँ। उनके परिवार वालों ने मेडल लौटा दिए, मगर अफजल गुरु को 7 साल तक इसका फांसी नहीं दी। त्वरित जवाब आपकी दीजिए, फिर सरकार मेरे को ने। वापस स्टूडियो का रुख करना है। सुधांशु जी, अगर इस देश की सरहद की समस्या जेएनयू के कुछ छात्रों को अंदर दे के सॉल्व हो जाती तो जितने मर्जी दे दीजिए, 1 मिनट टोका नहीं मैंने आपको। और वो पीड़ित परिवार आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मोदी जी ने डंके की सौगंध है इस मुझे धरती मैया की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। अरे ये देश, ये सैनिक खून बहा रहे हैं। सबसे बुरा आंकड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, सबसे ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटी। आप नक्सल की अटैक करती बात करते हैं, सीआरपीएफ पे जिस दिन हमला हुआ तो ऐसा सामने आया 50% इक्विपमेंट जो नक्सल से लड़ने के लिए चाहिए था वो था ही नहीं। चलिए, उरी अटैक के बाद उनकी पोस्टरबाजी जरूर की, पर आते ही उन सैनिकों की पेंशन काट दी। क्या ये तोहफा दिया है हमने सैनिकों का? चलिए, दूसरे एक मिनट वोट के लिए सैनिक, पता नहीं कहां का आपको जवाब देने का मौका दूंगा। आपकी वेबसाइट का आंकड़ा मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। पता नहीं कहां की बात बोल रहे हैं। 40 साल से ओआरओपी तो दिया नहीं, बाकी भाषण दे रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। की चिट्ठी अपने आंकड़े। चलिए, मैं वापस नोएडा स्टूडियो का रुख करता हूं आज के दूसरे बड़े सवाल का। चित्रा, लोकप्रियता के पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर खड़े होते हैं, जल्दी से वो आपको बता देते हैं। देश का मूड क्या है ये तो लगातार दिखा ही रहे हैं। 44% के साथ पहली पसंद बने हुए हैं। लेकिन मोदी की लोकप्रियता देखिए 2014 में और अभी की क्या है। उत्तर भारत में 2014 में 41% उनकी लोकप्रियता का पैमाना था, लेकिन अभी वहां पर यह आंकड़ा 9% ज्यादा यानी कि 50% के साथ उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। दक्षिण भारत में भी यह आंकड़ा बढ़ा है। 2014 में 25% था, लेकिन लोकप्रियता 33% यानी कि 2014 के मुकाबले इस बार बढ़ गई है। पूर्वी भारत की बात करें तो सीधे 10% का इजाफा आप देख पा रहे हैं। पूर्वी भारत में 2014 में 34% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे थे एज अ नेता के तौर पर, लेकिन अब प्रधानमंत्री और नेता के तौर पर यह आंकड़ा 10% के साथ आगे बढ़ता हुआ 44% लोग पूर्वी भारत में पसंद कर रहे हैं और टॉप पर बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। वहीं बात करें पश्चिम मध्य भारत की, हालांकि पश्चिम मध्य भारत में बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त प्रदर्शन किया था 2014 में बीजेपी ने, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर ऊपर के जो आंकड़े हैं उससे बहुत ज्यादा तब्दीली होती हुई नहीं। 3% लोकप्रियता, 45% 2014 में थी, 48% इस वक्त है। तो 2014 के मुकाबले कुल मिलाकर अगर हम कहेंगे 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से और ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं और शायद उसी लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। वोट शेयर भी बीजेपी का 7% 2014 के मुकाबले बढ़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे दिल्ली के सेंट्रल पार्क, जहां पर गर्मा गर्म बहस लगातार जारी है देश के मूड पर। फौरन लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। हम इस वक्त दिल्ली के सेंट्रल पार्क में और यहां पर जनता और उनके सवालात होंगे। दरअसल ये देश है हीरोज का। अगर आपके सामने कोई नायक दिख जाए ना तो हमारा उसमें अटूट विश्वास दिखाई देता है। सवाल यह कि अगर बीजेपी को 331 सीटें मिल रही हैं तो क्या इसकी वजह यह नहीं कि जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है? काम वैसा नहीं है जैसा कि वादा किया गया था। यह अपने आप में सवाल है। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जी सर, सुधांशु जी से मेरा एक सवाल है कि अभी आपने बेरोजगारी के बारे में कहा। चलिए, रोजगार देना तो बात की बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी तक आपने 7th CPC भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं दिया, तो हम आपकी बात को कैसे मान लें कि आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी? ठीक है, सीधा सवाल सीधा जवाब। उस विषय में सरकार प्रक्रिया कर रही है, वह कार्य शीघ्र ही संपन्न होगा। जवाब थोड़ा सा हल्का था। अगला सवाल। सर, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में देखा जाए तो 2014 में सबसे ज्यादा बीजेपी को राजस्थान से सीटें मिली है, लेकिन राजस्थान में सबसे जॉब का स्तर कम है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, वहां से किसी ने चिल्लाया सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है और वो लेबर ब्यूरो के आंकड़ों से साफ हो जाता है। इस सवाल से आप बच नहीं सकते सुधांशु। देखिए, मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा। जैसे आज से 20-25 साल पहले जब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का दौर आया था, उससे पहले सब कुछ सरकारी नौकरी थी। मगर आपने देखा कि आज हमारे आपके परिवारों के 80% लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सब सरकारी नौकरी में नहीं है। एक विचार बदला।
पिछले 20 सालों में, वैसे ही हम एक विचार बदल रहे हैं कि सिर्फ नौकरी और सिर्फ सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है भाई। आपके पास जीवन में विकास की तमाम सुधांशु जी, क्षमताएं वो हैं, शख्स जिसने जिसको पीछे लेकर से वो आगे चिल्लाया बढ़ना ना, चाहते हैं। वो संभवतः आपकी इस दलील को नहीं मानेगा। अभिसार जी, साहब, जिस जमाने में प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ था तब भी भूमंडलीकरण उदारीकरण पे बहुत प्रश्न उठाए गए थे, मगर उसी से भारत मजबूत होकर उभरा। ठीक है, त्वरित जवाब दीजिए, फिर मैं अगला सवाल लेता हूं। अभिसार जी, चाहे जिस मर्जी नजरिए से देख लीजिए, तराजू सरकारी नौकरी का या तराजू प्राइवेट सेक्टर का, दोनों ही खाली पड़ा हुआ है। यहाँ आईटी इंडस्ट्री खुद कह रही है, प्राइवेट सेक्टर, कि अगले 1 वर्ष में 70% युवा इस देश का नौकरी के लायक नहीं रहेगा। अगला सवाल, अगला। सर, आज से 3 साल पहले भी इंजीनियर्स के लिए जो रिपोर्ट आती थी तो उसमें वो होती थी कि 75% जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, वो जॉब के लिए नहीं है, जॉब के लिए उनके पास क्वालिटी नहीं है, और अभी भी वो 5% और बढ़ गई, 80% हो गई है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सर क्वालिटी एजुकेशन पे बात ही नहीं कर रहे हैं, उनका पिलर तो मजबूत ही नहीं कर रहे, और आप बिल्डिंग बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल? 3 साल से आपकी जद्दोजहद यह है कि मैं एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना सकूं। आप एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बना पा रहे हैं सुधांशु भाई। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसमें पर्याप्त परिवर्तन हो रहे हैं। सर, देश के भिन्न भिन्न अंचलों में, आप 3 साल से कह रहे हैं देश के भिन्न भिन्न अंचलों में आईआईटीज आईएम्स भी खुल रहे हैं, और जो फंडामेंटल चेंजेस है वो भी किए जा रहे हैं। अरे भाई, शिक्षा की स्थिति में क्या बदलाव, आप ये समझ लीजिए, जब आपने एग्जाम तक खत्म कर दिए थे कि पास हो या फेल 10वीं 12वीं तक पढ़ते चले जाओगे तो इस ढंग के लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे जिनकी गुणवत्ता नहीं होगी। ठीक है, हमने ये बदलाव लाया। ठीक है, अहम जवाब। अभिसार जी, 1 मिनट, बदलाव आया है, शिक्षा में बदलाव आया, ऐसे मत कीजिए। हायर सेकेंडरी एजुकेशन का बजट काट हजारों करोड़ों रुपए से हुआ है, ये बदलाव हुआ है। शिक्षा तो मजबूत तो करने की, उसकी जड़ें काटनी शुरू कर दी है। आप उद्योगपति को 5% कॉर्पोरेट टैक्स माफ करते हैं, आप जितनी आम आदमी की दहलीज पे आके आपकी सूझबूझ खत्म हो जाती है। आप उसको पैसे, आज 900 से ज्यादा बच्चियां हैं उत्तरी भारत में जिनके सरकारी स्कूलों में शौचालय तक की सुविधा नहीं है, और आपने वो 4 करोड़ घरों में शौचालय हमने पहुंचाए भाई। ठीक है, अगला सवाल। 28 करोड़ घरों में हमने जनधन अकाउंट पहुंचाए। हाँ, ट्विटर पे पहुंचाए, ट्विटर पे पहुंचाए, फेसबुक पे पहुंचाए, पहुंचाए। एक मिनट, अगला सवाल, अगला सवाल। सुधांशु जी से मेरा एक क्वेश्चन है सर, इंडिया में रेलवे सबसे ज्यादा पोस्ट देता था, 2014 से सिर्फ अभी तक 18,000 वैकेंसी आई थी, उसमें भी से आपने 4,000 वैकेंसी काट दी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। हम 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सब कुछ प्राइवेटाइजेशन ही कर रहा है तो सरकार भी प्राइवेट कर दो। और मोदी जी को हमने बहुत सपोर्ट करा था, दिल से सपोर्ट करा था, और हम चाहते हैं 2019 में भी आए, बट रोजगार नहीं मिलेगा तो हम कब सपोर्ट करेंगे। ये वो युवा है जिसने प्रधानमंत्री पे एतबार करके उसको वोट दिया था। देखिए, रेलवे की जो इन्होंने स्पेसिफिक बात कही कि कोई वैकेंसी निकली थी, वो कमी हुई, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं इस विषय में जानकारी लेकर तब आपको बता सकता हूं। ठीक है, अगला सवाल। बस एतवार करना ही काफी नहीं है रोजगार के लिए। मोदी सरकार ने काफी कुछ काम किया है, लेकिन क्या अभी जो हमारी हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, इसके बारे में कभी कुछ सोचा है क्या? शिक्षा तो ऐसा लग रहा है उसमें तजुर्बे हो रहे हैं, क्यों सुधांशु जी? अरे, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, यदि आप 10th 12th तक बच्चों को बगैर पास किए हुए बढ़ाते चले जाएंगे तो शिक्षा का स्तर क्या होना था वो समझ में आ ही गया था। तो अब इसलिए हमारी सरकार उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर रही। और एक और बात आप याद करिए, अटल जी की सरकार के टाइम में सर्व शिक्षा अभियान सबसे पहले शुरू हुआ था। सर, मैं जीएसटी के बारे में जानना चाहता हूं। मैं एक व्यापारी हूं, आप टैक्स लगाते हो, ठीक है, देश के लिए जरूरी है, लगाओ, लेकिन क्या व्यापारी के लिए कभी ये भी सोचा कि पेमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए? जो हम काम करते हैं, हम पक्के में काम करें, हमें कोई लालच तो दो कि भाई हम अपना जो काम पक्के में कर रहे हैं, हमारी पेमेंट कहीं फंसे ना, कहीं मरे ना। उसके लिए सरकार कुछ कर रही है? क्योंकि लाखों व्यापारी इससे परेशान है। हम आज मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, 2-2 बजे तक जागते हैं, भूखे पेट रह के अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर माल बेच लेते हैं, फिर हमारी पेमेंटें नहीं आती। तो उसके लिए तो सरकार को पेमेंट सिक्योरिटी बिल लाना चाहिए। बहुत सही उन्होंने बात कही है। जीएसटी जो लाया गया वो इसीलिए लाया गया है कि भिन्न भिन्न राज्यों में जो अलग अलग कानून थे, जिसकी वजह से आप दिल्ली से माल लेके जाइए, हरियाणा में जाइए तो दूसरा टैक्स लग जाएगा, यूपी में जाइए दूसरा टैक्स लग जाएगा, राजस्थान जाइए दूसरा टैक्स लग जाएगा। तो अब पूरे भारत में एक समान कर की दर होगी। और जो ट्रांसपेरेंसी हम लाए ना, देखिए, जब आप कैश में पैसा देंगे तो पेमेंट मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर कैशलेस इकोनॉमी के थ्रू चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से किया तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा। जयवीर, आप एक बात तो मानेंगे, आप ये कहते हैं कि साहब आधार आपकी योजना थी, स्वच्छ भारत दरअसल निर्मल भारत था, जीएसटी आपकी सोच थी, मगर हकीकत में तो ये ला रहे हैं ना, इसका मतलब आप आम सहमति नहीं बना पाए। हर चीज को आप प्रोपेगेंडा पर दोष कैसे मढ़ सकते हैं? इसे कहते हैं मौका परस्त राजनीति। जिस जीएसटी का माननीय नरेंद्र मोदी विरोध करते रहे, आज उसको ले आए। इन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा था इकोनॉमी पे,
4 करोड़ एमएसएमई है इस देश में, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। 11 करोड़ से ऊपर युवाओं को वो नौकरी देती है। उसका स्ट्रेंथन करने की तो दूर की बात, उसमें से 70% युवा आज एमएसएमई की नौकरी से बाहर निकल गया है। उसकी भरपाई कैसे होगी? ठीक है, अगला सवाल। सर, मैं किसान की स्थिति पे बोलना चाह रहा हूं कि आज किसान की स्थिति बहुत ही नाजुक है और उसे हर साल बीमा पॉलिसी कराया जाता है, जबरदस्ती भी कराया जाता है बैंक के द्वारा, परंतु नेचुरली उसे परेशानी होता है, बीमा का लाभ नहीं हो पाता। इस पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सुधांशु भाई, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा आंकड़ा। मोदी सरकार जब से आई है 2014 की तुलना में 42%, 42% किसानों की सुसाइड में बढ़ोतरी हुई है। आपने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि 12,000 किसान मरे हैं 2013 से, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हमारा यह मानना है कि इसका जिम्मा सरकार के ऊपर है जो गलत दिशा में काम कर रही है। किसान बैंक से लोन लेते हैं मगर वो वापस लोन नहीं चुका पाते हैं। आपको ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि वो सुसाइड ना करे। यह आप पर तमाचा था सुप्रीम कोर्ट का। और ये देखिए एक और किसान की व्यथा आपके सामने। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो एग्रीकल्चर की स्थिति है उसमें व्यापक बदलाव के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने किया, सीधे बैंक अकाउंट में जा रहा है पैसा किसान के। याद करिए, आज से 30 साल पहले स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है दिल्ली से तो 16 पैसे गांव में पहुंचता है। अब मोदी जी की सरकार में 100% पहुंचने लगा। चाहे नीम कोटेड यूरिया का मामला हो, या हमने ऐसी बीमा पॉलिसी लाए हैं जिसमें कि खड़ी फसल और पड़ी फसल, यानी कि अगर आपने कटाई कर दी है और फसल खेत में पड़ी है, उसके बाद भी यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसका भी बीमा है। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। मुझे पूरी बात करने दीजिए। हकीकत, एक मिनट। हकीकत यह है कि जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, विगत 10 वर्षों से लगातार उनकी कृषि विकास की दर 10% से ऊपर रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट के सामने नेशनल एवरेज 4% नहीं, आप बताइए। मध्य प्रदेश, मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ में 10% रही कि नहीं? आज मध्य प्रदेश में 19% विकास दर है कि नहीं? जब हमारी सरकार आई थी 3.4%। फिर आंकड़ा हमारा भी सुधांशु भाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 राज्य जहां सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या, अरे भाई मैं कह रहा हूं जहां बीजेपी के राज्य थे। देखिए, आप मुझसे मुझे बोलने दीजिए ना। कृषि ऐसी चीज नहीं है कि 1 वर्ष में चेंज होगा। लंबे समय हमें मौका मिला, हमने हर जगह 10% से ऊपर ग्रोथ रेट करके एक बात कहना चाहूंगा। सबसे ज्यादा सिंचाई, सिंचित भूमि, यदि सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और गुजरात में। किसान मर रहा है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी उसमें बदलाव होगा। उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुधांशु भाई, जवाब दीजिए इसका, फिर मैं अगला सवाल लेता हूं। 3 तथ्य रखना चाहूंगा। आपने सही कहा, इस देश का किसान रो रहा है, मर रहा है, पर यह सरकार सो रही है। ठीक है, 1 मिनट। गेहूं पे 25% ड्यूटी लगती थी, इंपोर्ट ड्यूटी, किसान को बचाने के लिए, वो आज हो गई 0। जब यूपीए सरकार गई 4.1% ग्रोथ रेट था, फिर ये बीच में -2 हो गया और आज 1.3 रह गया है। और इतनी महान थी आपकी सरकार की 44 सीटों पर आ गई। आज देखिए, क्या वो किसान से पूछ लो, आज पंजाब से आज तक किसी को सुना था पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहा है? सन 2016 में 250 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। सुधांशु जी, एक चीज बता दें जो मंडी में प्रॉफिट में बिक रही है। एक चीज मैं चैलेंज देता हूं। सुधांशु भाई, और सवाल है। में आपने कहा एमएसपी देंगे, तो मुझे आपको वोटें पड़ी, आपको वोट पड़ी। जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। जयवीर, मुझे उत्तर बता दीजिए। भारत के फूड ग्रेन पूल में, यानी अनाज भंडार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला राज्य पिछले 3 साल से कौन है? फूड ग्रेन में 22,000 करोड़ का स्कैम करने वाली सरकार भी अकाली दल की है। चलिए अगला सवाल। मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। करने वाली अकाली दल की सरकार है। अगला सवाल। सुधांशु जी, जनता का शो है, जनता का शो है, उनके सवाल खाने दूंगा, हो गया, खाओ पियो ऐश करो। जयवीर, सुधांशु, जनता का शो है, उनकी आवाज सुन लीजिए, उनकी आवाज सुन लीजिए, बेचारे बहुत। हाँ, अगला सर, मेरा सवाल जयवीर सर से कि सर, आप आज बीजेपी में कमी ढूंढ रहे हैं, तो आपके 60 साल के शासन में आपने इन कमियों को महसूस नहीं किया? आपने क्या किया किसानों के लिए? ठीक है, हाँ ठीक, हाँ हाँ, संक्षिप्त में जवाब, फिर मैं और सवाल लेना चाहूंगा। कमियां जरूर थी, काम बहुत किए हैं, कमियां भी रही हैं, तभी सन 2014 में जनता ने हमें एक संदेश दिया है, कान जमीन पे लगाए हैं। अगली बारी सरफरोशी और शिद्दत से कमियां पूरी करेंगे। इन जैसे चुनाव के नतीजे हमारे सर पे अहंकार नहीं दे देंगे। हम आपका विश्वास दोबारा जीतेंगे। सुनिए जयवीर भाई, ये जो सरफरोशी है, ये जज्बा जो आपके लहजे में मुझे दिखाई दे रहा है, अपने उपाध्यक्ष के लहजे में भी डालिएगा। आएगा, सन 2004 में था, 2009 में था, सन 2000 अगला सवाल राजस्थान में भी था। इन्होंने कहा है कि हमें एहसास हुआ, आपने एक शेर सुना होगा ना,
आह को चाहिए एक उम्र सर होने तक। 60 साल लग गए इनको एहसास होने में। तभी ठीक, अगला सवाल। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सपोर्ट करना चाहूंगी कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि वो 50-60 सालों में कहां थे, और जो उनके उपाध्यक्ष जो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी, आज के टाइम में वो सबसे बड़े बेरोजगार मुझे लग रहे हैं। बेरोजगार, ठीक है, हाँ ठीक है, संक्षिप्त में जवाब, फिर एक और लेता हूं मैं सवाल। मैडम, ये कांग्रेस पार्टी की बेरोजगारी बहुत इज्जत से कहूंगा। आज आपके हाथ में मोबाइल फोन, आपके बच्चे कंप्यूटर, ये एयरपोर्ट, ये सड़कें, ये बैंक अकाउंट, ये नेशनलाइजेशन, ये सब कांग्रेस पार्टी। एक और सवाल। सर आपने बोला था, सर आपने बोला था कि हम एम्स बनाएंगे, हम सब कुछ बनाएंगे, लेकिन सर श्री गंगानगर में अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बन चुका। 4 साल हो गया आपकी सरकार को, तो अभी तक उसका सारा कुछ हो गया। देखिए एम्स जो राजस्थान में है, जोधपुर में बन रहा है। हो गया। हाँ जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, राजस्थान में जोधपुर में एम्स बन रहा है, तो हर राज्य में एक एम्स के हिसाब से बन रहा है ना। ठीक है, और सवाल? मेरा एक सवाल है दोनों प्रवक्ता से, ये पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र कब घोषणा करेंगे? और ये सवाल एक्चुअली सुधांशु जी से होना चाहिए। हाँ, मैं जवाब देता हूं। आप मान रहे हैं ना कि जो बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान में के बारे में की जाती थी वो महज जुमला थी? बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया है। पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है। हाँ। जितना हमारे बोलने से असर है, उससे ज्यादा जो हमने बुलवाया उससे असर है। सार्क की समिट हुई और इस इलाके के 2 बड़े मुस्लिम देशों अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है हमारे यहाँ। यानी कि बाकी देश बहुत कुछ कहते रहेंगे मगर मोदी सरकार कुछ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, जयवीर शेरगिल और दिल्ली की जनता का अपने तीखे सवाल पूछने के लिए। तो देश का मूड जिसमें अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली पसंद हैं, और आज अगर चुनाव होते हैं तो अभी भी एनडीए को 331 सीटें मिलेंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।